नमस्कार, मैं रितेश कश्यप। आज से 51 वर्ष पूर्व यानी 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री कार्यालय में क्या हुआ, आपातकाल कैसे लगाई गई, उसके लिए कितनी देर बैठकें हुई और उस दौरान किसने समर्थन किया, किसने विरोध किया, ये सारी चीजें हमने आपको कल वाले वीडियो में बताया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। 26 जून 1975 की सुबह जब देश जागा तब भारत पूरी तरह से बदल चुका था। रेडियो पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का संदेश प्रसारित हुआ। लोगों को बताया गया कि देश में आपातकाल लागू कर दिया गया है। सरकार का तर्क था कि राष्ट्र की सुरक्षा, स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम बेहद आवश्यक था। लेकिन अगले कुछ दिनों में जो हुआ उसने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे विवादास्पद अध्याय लिख दिया था। मौलिक अधिकारों पर ताला लग चुका था। 27 जून 1975 को सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 को लागू कर दिया। इसका अर्थ था कि नागरिकों के कई मौलिक अधिकार प्रभावी रूप से निलंबित कर दिए गए। अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और आंदोलन करने के अधिकार पर रोक लगा दी गई थी। इसके साथ ही अनुच्छेद 14, 21 और 22 के प्रवर्तन को भी निलंबित कर दिया गया था। यानी कानून के समक्ष समानता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा तथा गिरफ्तारी के खिलाफ कानूनी संरक्षण जैसे अधिकार भी व्यवहारिक रूप से सीमित कर दिए गए थे। सबसे बड़ा झटका यह था कि नागरिक इन अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ अदालत भी नहीं जा सकते थे। अब सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के रास्ते लगभग बंद हो चुके थे। जेलें भरने लगी थी। आपातकाल की घोषणा के साथ ही गिरफ्तारियों का ऐसा दौर शुरू हुआ जैसा स्वतंत्र भारत ने पहले कभी नहीं देखा था, न ही सोचा था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सहित हजारों विपक्षी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इन गिरफ्तारियों के लिए मुख्य रूप से मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट का इस्तेमाल किया गया। बाद में शाह आयोग की जांच में सामने आया कि लगभग 35,000 लोगों को बिना किसी मुकदमे और सुनवाई के हिरासत में रख लिया गया। सरकार के आलोचक, छात्र नेता, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विरोधी लगातार जेल भेजे जाते रहे। अखबारों की स्याही पर सरकार का पहरा लगा दिया गया। 26 जून 1975 से ही प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। अब कोई भी समाचार या संपादकीय या फिर कार्टून, तस्वीर या रिपोर्ट सरकारी अनुमति के बिना प्रकाशित नहीं की जा सकती है। देश भर के संपादकों को आदेश दिया गया कि वे छपाई से पहले अपनी सामग्री सरकारी सेंसर अधिकारियों को भी जरूर दिखाएं। यानी जो चौथा स्तंभ था उस पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया। दिल्ली में स्थित बहादुर शाह जफर मार्ग के स्थित कई तरह के समाचार पत्र हुआ करते थे। वहां पर उनके ऑफिस हुआ करते थे। उन सभी ऑफिसों की बिजली काट दी गई थी। कुछ अखबारों की कहानी यह थी कि वे तो छप ही नहीं सके। 5 जुलाई 1975 को विदेशी पत्रकारों के टेलेक्स संदेशों पर नियंत्रण लगा दिया गया। रेडियो, फोटो, ट्रांसमिशन और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर भी सरकारी निगरानी बढ़ा दी गई। भारतीय प्रेस परिषद, जो प्रेस की स्वतंत्रता की निगरानी करने वाली एक वैधानिक संस्था थी, उसे समाप्त कर दिया गया। 1 फरवरी 1976 का दिन आता है। उस वक्त प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसे पीटीआई कहा जाता है, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, जिसे यूएनआई कहा जाता है, समाचार भारती और हिंदुस्तान समाचार को मिलाकर एक नई सरकारी संरचना बनाई गई जिसका नाम सिर्फ समाचार रखा गया। इसी तरह सूचना का प्रवाह भी सरकार के नियंत्रण में आने लगा। सिनेमा और संस्कृति भी नहीं बच रही थी। 20 जुलाई 1975 को फिल्म सेंसर व्यवस्था को भी और कठोर बना दिया गया। सिनेमेटोग्राफ अधिनियम के तहत सेंसर बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। फिल्मों, वृत्तचित्रों और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों पर कड़ी निगरानी शुरू हो गई। इतना ही नहीं, इस दौरान संविधान भी बदलने लगा था। आपातकाल केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं था। इस दौरान संविधान में भी बड़े बड़े बदलाव किए गए। 38वें संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए आपातकाल को अदालत में चुनौती देना लगभग असंभव बना दिया गया। 29वें संशोधन ने प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया। फिर आया 42वां संविधान संशोधन, जिसे कई विशेषज्ञ भारतीय संविधान का सबसे व्यापक और विवादास्पद संशोधन मानते हैं। इस संशोधन ने केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ा दी। न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। संवैधानिक संशोधनों का न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष का कर दिया गया। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन भी केंद्र के पक्ष में ही झुक गया।
आपातकाल की बात करें और उस वक्त चल रहे नसबंदी अभियान को लेकर बात न की जाए तो ये अधूरा रह जाएगा। आपातकाल का सबसे विवादास्पद और सबसे अधिक आलोचना झेलने वाला अध्याय था नसबंदी अभियान, जिसमें संजय गांधी की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर यह कार्यक्रम पूरे देश में गति से चलाया गया। वर्ष 1975 और 76 के बीच 26,42,000 नसबंदी ऑपरेशन किए गए, लेकिन अगले ही वर्ष 1976-77 के आसपास यह संख्या बढ़कर 81,32,000 तक पहुंच गई। केवल 2 वर्षों में लगभग 1,07,00,000 नसबंदी ऑपरेशन किए गए थे। कई राज्यों में राशन कार्ड, सरकारी नौकरी, आवास, ऋण, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सरकारी सुविधाओं को नसबंदी से जोड़ दिया गया। लोगों पर दबाव डाला गया कि अगर आपको ये सारी सुविधाएं चाहिए तो सबसे पहले आपको नसबंदी करानी होगी, जिनमें से अधिकांश जगहों पर जबरन नसबंदी के ही आरोप लगे। हालांकि बाद में शाह आयोग के सामने ऐसी सैकड़ों शिकायतें दर्ज हुई जिसमें जबरन नसबंदी की बात कही जा रही है। आयोग की रिपोर्ट में 548 शिकायतें अविवाहित व्यक्तियों के नसबंदी से जुड़ी हुई बताई जा रही है, जबकि नसबंदी अभियानों से जुड़ी 1,774 मौतों का भी उल्लेख किया गया है। इस आपातकाल से जब सभी व्यवस्थाएं प्रभावित हुई तो फिर सरकारी मशीनरी भी कैसे अछूता रहता। आपातकाल केवल आम नागरिकों तक ही सीमित नहीं था। शाह आयोग के रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में 25,962 सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को समय से पहले सेवानिवृत्त कर दिया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी राजनीतिक दबाव के आरोप लगने लगे। अब सबसे बड़ी परीक्षा थी लोकतंत्र की। जेलों की स्थिति भी चिंताजनक हो ही चुकी थी। शाह आयोग रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी 1977 तक देश की जेलों की क्षमता 1,83,369 कैदियों की थी, लेकिन उसमें 2,20,146 लोग बंद हो गए थे। इनमें 1,26,772 लोग विचाराधीन कैदी थे, यानी जेलें अपनी क्षमता से कहीं अधिक भर चुकी थी। 21 महीनों तक भारत देश के नागरिक इस आपातकाल को झेलते आए। आंदोलन हुआ, विरोध हुआ, प्रतिकार हुआ, आखिरकार चुनाव कराने का फैसला लिया गया। 1977 की शुरुआत में अचानक राजनीतिक परिस्थितियां बदलने लगी। जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा चुनाव कराने की घोषणा कर दी। कई लोगों को विश्वास था कि सरकार आसानी से जीत जाएगी, लेकिन जनता का मन कुछ और ही तय कर चुका था। 16 मार्च से 20 मार्च 1977 के बीच आम चुनाव हुए। परिणाम आए तो भारतीय राजनीति में भूचाल आ गया। कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से पराजित हो गई। स्वतंत्र भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनने जा रही थी। इसका रास्ता साफ हो चुका था। 24 मार्च 1977 को जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने। इससे 3 दिन पहले यानी 21 मार्च 1977 को आपातकाल औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। आपातकाल के बाद आया हिसाब किताब का दौर। नई सरकार ने मई 1977 में शाह आयोग का गठन किया। इस आयोग की अध्यक्षता भारत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेसी शाह ने की। आयोग को 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच हुई घटनाओं के जांच का दायित्व दिया गया। आयोग ने सार्वजनिक सुनवाई की, हजारों दस्तावेजों का अध्ययन किया, अनेक गवाहों के बयान दर्ज किए गए। 1978 और 1989 के बीच आयोग ने अपनी 3 रिपोर्टें प्रस्तुत की। इन रिपोर्टों में सरकारी शक्ति के दुरुपयोग, प्रेस सेंसरशिप, राजनीतिक गिरफ्तारियां, निवारक हिरासत और नसबंदी अभियान से जुड़ी गंभीर टिप्पणियां की गई। आपातकाल के अनुभव ने देश को एक बड़ा सबक दे दिया। 1978 में 44वां संविधान संशोधन लाया गया। इस संशोधन ने भविष्य में आपातकाल लगाने की शर्तों को और भी कड़ा कर दिया। अनुच्छेद 352 में जो एक शब्द मौजूद था, आंतरिक अशांति, उस शब्द को बदल दिया गया और बदलकर सशस्त्र विद्रोह का शब्द जोड़ दिया गया। न्यायिक समीक्षा की शक्तियों को फिर से मजबूत किया गया और ऐसे कई संवैधानिक सुरक्षा के उपाय जोड़े गए ताकि भविष्य में किसी भी सरकार के लिए आपातकाल का दुरुपयोग करना आसान न हो पाए। अंततः 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक चले 21 महीनों ने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ लोगों के लिए तो यह व्यवस्था और अनुशासन का दौर माना गया, कुछ लोगों के लिए लोकतंत्र की सबसे कठिन परीक्षा मानी गई। लेकिन इतना तय है कि भारतीय गणतंत्र के इतिहास में आपातकाल केवल एक राजनीतिक घटना नहीं था, बल्कि एक ऐसा अध्याय था जिसने यह सवाल हमेशा के लिए छोड़ दिया कि सत्ता और स्वतंत्रता के बीच संतुलन कितना जरूरी है। और शायद यही कारण है कि 25 जून 1975 की वह रात आज भी इतिहास, राजनीति और लोकतंत्र पर होने वाली हर गंभीर चर्चा का अनिवार्य हिस्सा बनी हुई है।
कैसी लगी आपको यह रिपोर्ट? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। हमने 2 भागों में 25 जून 1975 के आपातकाल की चर्चा की और इसमें अगर आपको कोई भी बात रखनी है आप बेधड़क हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जोहार, जय हिंद।